ठीक है, तो ये आप लोगों का MCQ वाला फाइल 8-1.5 घंटे लगातार करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाने चाहिए। और थ्योरी अगर इसमें आती है तो थ्योरी भी हम लोग देख लेंगे। अभी हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश करना पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ और आप मन में पढ़ें। मन में पढ़ें जरूर, क्योंकि आप जब पढ़ोगे तभी आपका दिमाग चलेगा कि इसका क्या हो सकता है। और फिर उसके बाद अगर हम पूछें आपसे कि जरा बताओ इसका मीनिंग क्या है तो बताना। गिव अ सिंगल डायमेंशन एरे int x, इसमें कुछ वैल्यू दे दी गई। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ x 1 + 2। अब देखो यहां पर हाँ, यहां पर एक चीज समझने वाली है। 44। बहुत अच्छा। देखो यहां पे एक चीज समझना सारे बच्चे, जैसे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कई बार आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब एक इंडेक्स नंबर उसको बताना है, लेकिन ये क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे एक से अधिक वैल्यू दे दें, कुछ भी कोई फॉर्मूला भी लगा दें मान लीजिए, तो उससे कंफ्यूज ना होना। एक से अधिक वैल्यू देखकर उसका मतलब है कि आप उसको पहले सॉल्व करो, लास्ट में एक कोई वैल्यू निकलेगी और जो वैल्यू निकलेगी वही इंडेक्स नंबर का आपको वैल्यू ढूंढना है। तो यहाँ पे 1 + 2 कर दिया, इसका मतलब 3 कर दिया है। तो 3 पे आपका 0 1 2 3, तो 3 पे 44 है और 44 के हिसाब से डी आपका ऑप्शन हो गया। अब यहीं पे एक और चीज समझ लो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू है, तब तो हमने कहा कि उसका बस कैलकुलेट करके सिंगल वैल्यू लाने की कोशिश करो। और मान लीजिए यहां पर ये आपका 1 ही लिखा है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 2 कर दिया, तो ये अलग सेंस हो जाएगा। ये इंडेक्स नंबर से इसको लेना देना नहीं। आप पहले 1 वाले इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है उसके साथ अलग से 2 जोड़िए, तब जो वैल्यू मिलेगी वो इस ऑप्शंस में मैच होनी चाहिए। तो बाहर वाली वैल्यू का अंदर वाले इंडेक्स नंबर से कोई लेना देना नहीं है, इस चीज पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। बच्ची तुम ध्यान दो, तुमने एक क्वेश्चन पूछा था कि मेथड प्रोटोटाइप हमने कहा था कभी भी आ जाए, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन बनना होता है। तो उसमें 3 ही चीज होती है, सबसे पहले रिटर्न टाइप होता है, फिर फंक्शन का नाम, फिर पैरामीटर लिस्ट। तो ये सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, रिटर्न टाइप पहले ही ढूंढना है। तो आप नीचे ना भी पढ़ो, आप ऊपर देखो रिटर्न टाइप के बारे में क्या कहा गया। तो जैसे यहां पे रिटर्न टाइप इज नथिंग, नथिंग मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, तो क्या होना चाहिए, वॉइड। फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम ढूंढो, इसमें क्या है, तो ये फंक्शन का नाम मिल गया क्वाड्रेटिक। ठीक है, उसके बाद आगे ढूंढो पैरामीटर लिस्ट में कुछ कहा गया है क्या, तो एक्सेप्ट एन इंटीजर, एक इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। तो यानी कि हो गया वॉइड क्वाड्रेटिक और ब्रैकेट में int ABCD, कुछ भी आप वेरिएबल का नाम अपने मन से ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर में कोई जरूरी नहीं कि यहां पर ABCD लिखा हो। int लगा दिया, इसका मतलब उन्होंने बता दिया कि यहां पे एक इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट की जा सकती है। अब रियल टाइम पे जब प्रोग्राम बनाओगे तब int a लिखना ही पड़ेगा। अभी पहचान के लिए बस आप इसमें जान सकते हो, तो इसमें देखो कौन सा सही लग रहा है, सी, वर्ड लगा हुआ है और क्वाड्रेटिक भी लिखा है और int लिखा है, यानी सी वाला ऑप्शन टिक हो गया। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका मिलना तय है लगभग। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द स्टेटमेंट दैट डज नॉट मेक द प्रोग्राम कंट्रोल जम्प्स टू अनदर सेक्शन ऑफ द कोड इज, ध्यान से पढ़ो इसको, डज नॉट मेक द प्रोग्राम कंट्रोल जम्प्स टू अनदर सेक्शन ऑफ कोड। तो ब्रेक से क्या होगा, लूप से बाहर चले जाते हैं। और अब देखा जाए तो एग्जिट है, लेकिन पूरा सिंटेक्स नहीं दिया है, तो सिस्टम डॉट एग्जिट के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कहा गया कि भाई देखिए लूप से बाहर भी जाएगा तो लूप के बाहर स्टेटमेंट मिल जाएंगे उसको और उनको वो एग्जीक्यूट करा देगा। और अगर आपने कंटिन्यू लगाया तो कंटिन्यू से अपडेशन पार्ट पे जाके फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ये कह रहे हैं कि कोई भी स्टेटमेंट प्रोग्राम का जंप करने के बाद एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके हिसाब से आपको एग्जिट के साथ ही जाना चाहिए। तो पूरा प्रोग्राम से बाहर ले जाएगा उसको। हाँ, तो वही तो वो चाहते हैं कि कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। नहीं, लूप से बाहर भी स्टेटमेंट होंगे ना, तो अगर किसी भी तरीके से लूप से बाहर गए तब भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे।
और यहाँ कहने का मतलब है प्रोग्राम का कंट्रोल ऐसे किसी सेक्शन पे ना जाए जिसपे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हों या हो जाएं। तो आप एग्जिट लिखोगे, एग्जिट का मतलब वहीं से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा। देखते हैं फिर आगे देखो, द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर स्ट्रिंग वेरिएबल इन जावा इज। तो अब देखो ये भी दिया गया है और ये भी दिया है, अब क्या करोगे? सर उसमें स्पेस है। नहीं वो अलग बात है। देखो एक चीज और बता दें कि जब हम लोग स्ट्रिंग की वैल्यू इनिशियलाइज कराते हैं तो डबल कोट्स लगाते हैं तो उसमें स्पेस नहीं देना होता है। अगर स्पेस दे दिया तब तो वो वैल्यू दे दी, और स्पेस नहीं दिया तो वो नल के इक्विवेलेंट है। तो आप इसके और इसके दोनों के साथ जा सकते हो, लेकिन इसमें हम अगर माने कि स्पेस है तो फिर इसके साथ ना जाओ, तो आप फिर नल के साथ ही चले जाओ। और डिफॉल्ट वैल्यू वैसे भी उसकी नल ही होती है, डिफॉल्ट वैल्यू वैसे भी उसकी नल होती है स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग या किसी, अच्छा स्ट्रिंग की ही नल वैल्यू नहीं होती, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती, क्योंकि स्ट्रिंग का जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू नल ही होती है। और भैया नई चीजें लिखते रहना है, नई चीजें जो आपको लगे वो लिख जरूर लेना। हाँ तो वो भी डिफॉल्ट वैल्यू मान लेंगे, लेकिन उन्होंने इसीलिए तो कंफ्यूज किया है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए देंगे ही देंगे वो। उसके बाद द मेथड टू इनपुट स्ट्रिंग यूजिंग स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास के थ्रू ऑप्शन ऑप्शन डी। ये डी में आना चाहिए, क्योंकि जो है स्ट्रिंग वैल्यू का कोई उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि एक वर्ड इनपुट करना है। स्ट्रिंग वैल्यू एक वर्ड भी हो सकता है, एक से अधिक वर्ड भी हो सकता है। तो नेक्स्ट से हम लोग सिंगल वर्ड इनपुट कराते हैं और नेक्स्ट लाइन से पूरी पूरी लाइन इनपुट कराते हैं। तो ये हाँ नहीं करेगा, लेकिन वो स्ट्रिंग वैल्यू तो मानी जाएगी ना। ठीक है, आप ये तर्क जो दे रही हैं, हम खाली क्वेश्चन पे गौर करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि इनपुट अ स्ट्रिंग, अब अगर आपने एक वर्ड इनपुट कराया तब भी वो स्ट्रिंग ही कही जाएगी, और एक से अधिक वर्ड इनपुट करा दिया तब भी वो स्ट्रिंग कही जाएगी। वो ये कही नहीं रहे कि बड़ा सेंटेंस है या एक सिंगल वर्ड है। स्ट्रिंग को इनपुट करने वाले कौन कौन से तरीके इसमें हो सकते हैं, उनमें से आपको चूज करना है। उस पर भी गौर ना करो, वो स्ट्रिंग्स जबरदस्ती है, वो स्ट्रिंग्स एस जो लगा है उस पर गौर करने की जरूरत नहीं। स्ट्रिंग को इनपुट कराने का आपको नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन होता है, और इसमें बिल्कुल कोई डाउट वाली बात नहीं कि आप ए और आपका सी के साथ ही चले जाइए। बाकी ये चीज एग्जाम टाइम पर वो आपका जैसा विवेक कहे वैसा ही कीजिएगा। जैसे कि आपने देख लिया कि स्ट्रिंग्स एस कह दिया, तो स्ट्रिंग्स में आप अगर स्ट्रिंग्स कह रहे हैं तो इसका मतलब एक से अधिक वर्ड हो गया है ना, तो उसके हिसाब से तो हमें इसके साथ जाना चाहिए। तो इसके नीचे आंसर्स दिए हुए हैं? नहीं नहीं दिए होंगे। हाँ तो उसमें मेथड्स भी लिखा है, तो दो मेथड्स होने चाहिए, एक से ज्यादा ही होंगे, तो ए और सी सही हुआ। अब यहाँ पे देखो लो, उन्होंने पकड़ लिया मेथड्स, एस लगा है, तो स्ट्रिंग्स को इग्नोर कर सकते, लेकिन मेथड्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हो? तो इसके लिए आप इसी के साथ जाओ। अगर यहाँ पे खाली मेथड होता एक, तो देखो अब इसने पकड़ लिया, अच्छी बात है, नहीं तो हम मन तो अंदर कर रहा था कि तुम्हारी बात के साथ जाएं कि स्ट्रिंग्स में एस लगा दिया, ये एक टेम्परेरी ऑप्शनल बात हो सकती है, धोखे से लग गया। लेकिन मेथड्स में मेथड्स का मतलब एक से अधिक मेथड होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, द मैथ क्लास फंक्शन कैन बी यूज विदाउट इंपोर्टिंग द लैंग पैकेज। तो बिल्कुल सही बात है, मैथ क्लास फंक्शन अगर चाहिए आपको, और उसके बाद लिखा है मैथ क्लास इज इन लैंग पैकेज विच इज इंपोर्टेड बाय डिफॉल्ट, ये भी बात सही है, दोनों बात सही है। तो किसके साथ जाओगे? ए के साथ चले जाओ, नहीं मतलब ए के साथ जाओ यार। उसके बाद रिद्धिमा क्या लिखा, रिद्धिमा वांट टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल p बाय 10 और व्हाट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इट। 10 इसमें से माइनस करना चाहता है। हाँ तो ये चीज इससे कंफ्यूज ना होना, ये -10 लिखा है लेकिन माइनस हो नहीं रहा है, और ये माइनस हो रहा है, सी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। फिर देखिए, एक स्ट्रिंग में पब्लिकेशंस क्या लिखा है,
पब्लिक केसेस करके लिखा है। द स्टेटमेंट यूज टू डिस्प्ले थर्ड एंड फोर्थ कैरेक्टर्स इन अपर केस ऑफ द स्ट्रिंग str, ये क्या लिखा है, पब्लिक एक्सेस ही लिखा है। तो थर्ड ऑफ, हाँ पब्लिक एक्सेस कह लो, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ कैरेक्टर को जो है इन अपर केस करने के लिए कहा गया, थर्ड और फोर्थ। तो जरा देखने की कोशिश करें, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके है, और थर्ड और फोर्थ कैरेक्टर तो 1 2 3 4, यानी कि बी और एल को अपर केस करना चाहते हैं। तो देखो बी एल किससे टूट रहा है, 2 से अगर 4 तक कहीं लिखा है तो यानी 2 से 3 तक तोड़ेगा, और अपर केस भी लगा है, तो ए वाले में जाएंगे। देखो एक बार समझ लो, str.substring 2 से तोड़े और 4 तक लिखा है, इसका मतलब 3 तक तोड़े, तो 2 से 3 तक आपका बी और एल मिल रहा है, और 2 अपर केस भी लगा है, तो सही है। अब नीचे वाले में अगर देखें 2 से 3 लिखोगे तो 2 से 2 तक ही तोड़ेगा, इस बात पे गौर करें ना। 3 से 1 कम तोड़ेगा, 2 से तोड़ना शुरू करेगा, और 3 से 1 कम यानी 2 तक ही तोड़ेगा। तो इसमें एक ही कैरेक्टर टूट रहा है, और इसमें 2 से आखिरी तक पूरे तोड़ दे रहा है, और इसमें ये भी देखो इससे मैच कर रहा है, लेकिन यहां पर 2 अपर केस की स्पेलिंग गलत हो गई है फॉर्मेट के हिसाब से, तो ऊपर वाला ए के साथ जाइए, ठीक। फिर आइए देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट इन विच द स्टेटमेंट आर जम्बल्ड, ठीक है। चूज द करेक्ट, इस टाइप का एक क्वेश्चन बनना चाहिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेटमेंट्स फॉर रिटर्निंग द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर रिसीव्ड बाय एज आर्गुमेंट। अब इस प्रोग्राम को बिना पढ़े अगर हम सोचें तो जरा देखो, यहाँ इन्होंने ये कह रहे हैं कि रिटर्निंग द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर रिसीव्ड बाय आर्गुमेंट, यानी कोई एक नंबर है उसकी सम ऑफ डिजिट रिटर्न करना है, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, नॉर्मली आप बाइल लूप फॉर लूप जो भी लगाते हो, और उसके स्टेटमेंट को ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो सम ऑफ डिजिट करने के लिए जो भी करते हो उनके स्टेटमेंट को आपको पहचानना है आपको। तो वाइल लूप देखो लगाई है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट यहाँ पे एक दे दिया गया, इसमें एक करेक्शन है, ये INT लगा होना चाहिए, INT नम ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ऊपर कर दिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। तो रिमाइंडर निकालने का कौन साइन है, ये। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सम करते हैं, तो सम की लाइन ये हो गई। उसके बाद क्या करते हैं, नंबर को छोटा करते हैं, तो उसकी लाइन आपकी ये हो गई, ठीक है। और उसके बाद अब जब नंबर सम हो जाएगा तो उसको रिटर्न कर देंगे, तो चौथी लाइन आपकी ये हो गई। अब देखो किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। हमने एक अपने पेपर में ये भी क्वेश्चन डाला है, वो अलग बात है। देखो यहाँ पर गेस्ट पेपर में जो हमने बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है, ठीक है। लेकिन गेस्ट पेपर का मतलब ये होता है कि अब जैसे हमने कोई और कोड यहाँ पे लिया है, इन्होंने कोई और लिया है, और जो स्पेसिमेन पेपर आया है उसमें 2 नंबर का थर्ड वेरिएबल से स्वैपिंग करके देख लिया गया है तो ये क्वेश्चन बनना है, कोड कोई भी हो सकता है, आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। और वो कोड ऐसा नहीं होगा कि जो आपका पढ़ा ना हो। मान लीजिए हम ऐसे एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कि हम लीनियर सर्च का प्रोग्राम दे दें फॉर लूप से, और उसमें जो हम लोग इफ़ लगाते हैं और फ्लैग वैल्यू यूज़ करते हैं और ब्रेक लगाते हैं, उनको ऊपर नीचे कर दें, है ना, तो उसको मैनेज कीजिए आप। इस तरीके से एक कोड इसका बनना है, ध्यान रखिएगा फिर देखिए, द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन कैरी इधर वैल्यूज और रेफरेंसेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर। फॉर्मल, तो देखो जो फॉर्मल पैरामीटर में कैरी करता है क्या, वैल्यू या रेफरेंस, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग कॉल बाय वैल्यू, ध्यान से सुनो, अगर फंक्शन कॉल बाय वैल्यू से बनाया जा रहा है तो ये गोल वाले ब्रैकेट में फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यूज आएंगी। अगर कॉल बाय रेफरेंस से बनाया गया है, यानी कि कोई एरे भेजा गया है या स्ट्रिंग भेजा गया है या ऑब्जेक्ट भेजा गया, तो कॉल बाय रेफरेंस से वो माना जाएगा। तो ये पहली वाली लाइन बिल्कुल सही है। और फिर एरे आर पास्ड बाय रेफरेंस, तो एरे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है और रेफरेंस उसमें पास किया जाता है, तो ए के साथ इसमें आराम से, हाँ पास बाय रेफरेंस, हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अच्छा एक मिनट
हाँ हाँ ठीक, एक मिनट देख लेते हैं। फॉर्मल पैरामीटर के बारे में ये बात कही गई कि उसमें वैल्यू हो सकती है या रेफरेंस हो सकता है, ये बात सही है। और ये बात स्पेशली सिर्फ एरे के बारे में कही गई है, ना कि उसको एक्सप्लेन कर रही है। ये बात सही है, ये एरे के बारे में तो कह दी गई लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है। क्या कैसे कर रही है? सर उसमें लिखा तो हुआ है नहीं, एरे जो है रेफरेंस डेटा टाइप होता है या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। ऐसे यहाँ में स्ट्रिंग भी रख सकते थे, ऑब्जेक्ट भी रख सकते थे, लेकिन उसका यूज कहाँ कहाँ किस किस रूप में होता है ये तो कोई बताया नहीं गया है। वो अपनी बात कह रहे हैं फॉर्मल पैरामीटर की, और ये अपनी बात कह रहा है कि एरे एक रेफरेंस डेटा टाइप होता है, तो इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ये। तो बी के साथ जाइए इसमें। हाँ, सर पास बाय रेफरेंस समझा देंगे एक बार। पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू जो है उसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए। जैसे कि यहाँ पे हमें ऐसे जनरल बता दे रहा हूँ कि आपका जैसे वॉइड, यहाँ पे मान लीजिए आपने सम लिख दिया, ठीक है, वॉइड सम, और यहाँ पे INT ए लिख दिया, और फिर इस फंक्शन में आपने कोई भी काम कर लिया, फिर नीचे OBJ डॉट, और यहाँ पर सम को कॉल करते हुए आपने यहाँ पर 5 भेज दिया, और फिर इसको कर दिया बंद। अब देखो ये जब फंक्शन कॉल किया गया है तो इसमें क्या भेजा गया है? वैल्यू। फंक्शन कॉल किया गया है, इसमें क्या भेजा गया है? वैल्यू। तो ये वैल्यू जो भेजी गई इसी को पास बाय वैल्यू कह रहे हैं या कॉल बाय वैल्यू कह रहे हैं। तो ये वैल्यू यहाँ जाएगी, यहाँ स्टोर हो जाएगी। अब यहीं पर कॉल बाय रेफरेंस इसको हमें बनाना है, तो हम यहाँ क्या कर दें, हम यहाँ पे कोई एक एरे डिक्लेयर करें, एरे ए स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें कोई ना कोई वैल्यू डाल दें इस तरीके से। और एरे का एक तरीका बता देते हैं, यहाँ पर याद कर लीजिएगा कि एरे में स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं लेकिन भेजते समय स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाए जाते, नॉर्मल वेरिएबल तरीके से लिखा जाता है। ये बात बहुत कायदे से याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या भेज रहे हैं? ए, और ए है क्या? एक एरे है, लेकिन जहां पे स्टोर कराया जाता है वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता है, ठीक। अब देखो प्रोग्राम सेम है, वहां हमने प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं किया, खाली आर्गुमेंट में चेंज किया है। तो पहले हम क्या भेज रहे थे? 5, या 5 किसी वेरिएबल में स्टोर होता, वो वेरिएबल का नाम लिख देते m, मान लीजिए m = 5 होता इस वाली लाइन की जगह पर, और यहां पर m भेज देते, तो वो 5 यहां पे जा रहा था a में, तो वो क्या था? कॉल बाय वैल्यू था। और यहां पे हम a भेज रहे हैं, a क्या है? एरे है, तो ये कॉल बाय रेफरेंस है। बस यही कोड इतना ही चेंज होता है, यानी कि भेजते समय, अब फिर से एक बार लाइन क्लियर कर रहा हूं मैं, जब फंक्शन कॉल होता है और वैल्यू भेजते समय अगर आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप भेजे हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो वो कॉल बाय वैल्यू है। कभी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप भेजे जाएंगे तो कॉल बाय वैल्यू है। अगर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भेज रहे हो सेम प्रोग्राम में तो कॉल बाय रेफरेंस है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब एरे, स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ बेटा, सर एरे को जब भी किसी फंक्शन के साथ यूज करेंगे तब नॉर्मल वेरिएबल्स के तरह लिखेंगे। तो इसका मतलब फंक्शन के अंदर अगर वैल्यू पास कर रहे हैं करते समय एरे का प्रोग्राम है तो वो पास बाय रेफरेंस है, क्योंकि एरे, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट जो है पास बाय रेफरेंस में कंसीडर किए जाएंगे। याद हो गया शिखर प्रखर? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे देखो कोई चेंज नहीं किया, खाली एरे भेज दिया तो कॉल बाय रेफरेंस हो गया, और 5 भेजा था तो कॉल बाय वैल्यू था, बस इतना ही है। और जब इसको बात कर ही रहे हैं तो इसको भी एक बार देख लेते हैं कि कॉल बाय वैल्यू में जैसे 5 भेजा था, हम वो बोलना चाह रहे हैं कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस भी समझ लो। तो कॉल बाय वैल्यू में अगर हम 5 भेज रहे हैं, 5 यहाँ स्टोर हुआ था ए में, अगर यहाँ कोई भी ऐसा स्टेटमेंट लिखते जिससे कि यहाँ का ए में जो 5 गया था तो ए की वैल्यू बदल जाती, जैसे हम लिख देते a++, तो क्या होता? ए की वैल्यू 6 हो जाती, बदल जाती। तो अगर फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू बदल गई, फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू बदल गई और एक्चुअल पैरामीटर जहां से 5 भेजा गया था उसकी भी वैल्यू बदल गई, तब तो वो रेफरेंस है। अगर फॉर्मल पैरामीटर की कोई भी वैल्यू यहां बदली लेकिन एक्चुअल पैरामीटर चेंज, हाँ वो रेफरेंस था, एक्चुअल पैरामीटर चेंज नहीं हुआ तो कॉल बाय वैल्यू है। कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर बदलता नहीं है। कॉल बाय रेफरेंस में जो भी ऊपर चेंज होंगे वो एक्चुअल पैरामीटर को, फिर से एक बार कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, मैं फिर से स्पष्ट रूप से साफ साफ बोल रहा हूं। कॉल बाय वैल्यू में प्रिमिटिव डेटा टाइप भेजे जाते हैं, कॉल बाय रेफरेंस में नॉन प्रिमिटिव डेटा भेजे जाते हैं।
फिर कॉल बाय वैल्यू में जो भी फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यू गई है, अगर वो फंक्शन बॉडी में किसी भी तरीके से चेंज कर दी गई तो इसका कोई भी इफेक्ट ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं पड़ता, यानी एक्चुअल पैरामीटर पे नहीं पड़ता है। और कॉल बाय रेफरेंस में कोई वैल्यू भेजी गई है तो यहां अगर कोई भी चेंज किया तो एक्चुअल पैरामीटर भी बदल जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दे रहे हैं, जैसे अभी ये कॉल बाय रेफरेंस का लिखा हुआ है तो हमने यहाँ x भेजा है, अब यहां पर हम लिख दें इस तरीके से लिख दे रहे हैं x ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू 2 और x ऑफ 1 इंटू इज इक्वल टू 2, ये दो कोड हमने इसमें लिख दिए, ठीक है। तो x ऑफ 0 पे क्या होगा 2 होगा और x ऑफ 1 पे क्या होगा 4 होगा। तो ये 2 में क्या कर रहे हैं 2 ऐड करके 0 पे ही स्टोर कर रहे हैं, और ये 4 जो है 1 पे है, 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 पे ही स्टोर कर ले रहे हैं। इसका मतलब वैल्यू बदल गई। अब अगर वैल्यू बदल गई ये वाली x में वैल्यू बदली है तो a को अगर तुम यहां प्रिंट कराओगे तो a की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो कॉल बाय रेफरेंस में जो भी वैल्यू यहां चेंज होती है उसका इफेक्ट यहां पड़ जाएगा, ये कहा जा रहा है। और कॉल बाय वैल्यू अगर हम कहें, जैसे 5 भेजा था तो 5 को यहां हमने 6 बना दिया तो ये इस फंक्शन बॉडी में तो 6 रहेगा, लेकिन यहां पे जो 5 था अगर वो यहां प्रिंट कराओ तो नहीं बदलेगा, वो 5 ही प्रिंट होगा। कुछ क्लियर हो पाया नहीं हो पाया? अब और याद रखने की कोशिश करो, 5 यहां पे 5 को हम कॉल बाय वैल्यू बता रहे हैं ना, तो 5 यहां नहीं बदल रहा है इसलिए कॉल बाय वैल्यू है, और यहां पे ये x चेंज होने पर ये a बदल जा रहा है इसलिए कॉल बाय रेफरेंस है। बस इतना याद रखो, ठीक है। अब हम लोग यहां पे कन्वर्ट द फॉलोइंग इफ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट इनटू स्विच केस। अब देखो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है कन्वर्ट करने वाला। 3 तरीके कन्वर्जन होंगे बच्चों। पहला कन्वर्जन आपका टर्नरी ऑपरेटर को इफ एल्स में बदलना या इफ एल्स को टर्नरी ऑपरेटर में बदलना, पहला कन्वर्जन। दूसरा कन्वर्जन होगा स्विच केस, इफ एल्सिफ को स्विच केस में बदलना या स्विच केस को इफ एल्सिफ में बदलना। और तीसरा कन्वर्जन होगा किसी एक लूप को किसी दूसरे लूप में बदलना। तो 3 कन्वर्जन है। आते कितने हैं? 2 कम से कम, और कभी कभार तो एक ही आता है। दो हो सकते हैं मैक्सिमम, कभी कभार एक ही आता है, जिसमें ज्यादातर गायब किसको किया जाता है? इसी को गायब किया जाता है। स्विच केस वाला कन्वर्जन कम पूछा जाता है, लूप वाला और टर्नरी ऑपरेटर वाला कन्वर्जन हमेशा पूछा जाता है। और अगर हम एक ही माने कि एक ही कन्वर्जन आएगा तो लूप वाला ही आता है, टर्नरी ऑपरेटर वाला गायब कर दिया जाता है। ठीक, इस चीज पर आप लोग ध्यान देना। बाकी जो है ये क्वेश्चन कन्वर्जन वाला आएगा जरूर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो हम लोग यहां क्या करते हैं, कभी भी कोई कन्वर्जन होगा और वो आप सही कर पा रहे हो या आपसे गलत हो जा रहा है, सिर्फ इस बात पे डिपेंडेंट होगा कि जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो क्या उसका सिंटैक्स याद है आपको। सिंटैक्स मतलब स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर। तो स्विच केस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए आपको। तो स्विच केस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहां पर हमने स्विच लिखा और यहां पे चॉइस वेरिएबल होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, यहां पर केस लिखा, अभी 1 2 नहीं लिखेंगे, और यहां पे वर्किंग की, फिर ब्रेक लगा दिया, और फिर यहां पर केस लिखा, वर्किंग की, और फिर बंद कर दिया, और उसके बाद ऐसे डॉट डॉट डॉट, और फिर लास्ट में डिफॉल्ट होता है। सिर्फ स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करो, ठीक है। इसको बंद कर दिया। हाँ, आप देखो पहचानेंगे कैसे, इफ एल्स इफ को जब इसमें कन्वर्ट करेंगे तो कैसे पहचानेंगे, इस चीज को लिख भी लेना चाहें और याद भी रखो। इफ एल्स इफ में जो वेरिएबल होता है ये चॉइस बन जाती है। इफ एल्स इफ में जो वेरिएबल होता है ये चॉइस बन जाती है। तो इसका मतलब यहां पर हम वेर लिख देंगे, ठीक है। और इफ एल्स इफ में जो वैल्यू होती, वैल्यू ये आपका केस बन जाता है, जो वैल्यू होती है वो केस बन जाता है। तो यहां पर केस 1, ऐसे ही केस 2, और सिंटेक्स आपको याद होना चाहिए, इसके बाद कोलन साइन लगता है, ऐसे आपका ये 3 वगैरह लग जाएगा। और फिर इफ एल्सिफ में जो एल्स होता है, इफ एल्सिफ में जो एल्स होता है वो यहां पर डिफॉल्ट बन जाता है।
डिफॉल्ट, बस ये 3 चीज़ याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखना है, बाकी आपको सिंटैक्स याद होना चाहिए कि इफ एल्स इफ में जो वेरिएबल होता है कंडीशन के अंदर वो यहाँ पर चॉइस वेरिएबल बन जाता है। इफ एल्स इफ में जो वैल्यू चेक कराई जा रही होती है डायरेक्ट वैल्यू लिखी होती है, चाहे वो कैरेक्टर वैल्यू हो चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यू हो, जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर केस बन जाता है और 3 ही तरीके की वैल्यू हो ही सकती हैं। यहाँ पर अगर पॉइंट वाली वैल्यू होती, ध्यान दो क्योंकि आपको मालूम है इंट कैर और स्ट्रिंग 3 ही चीज़ें स्विच केस में चेक कराई जा सकती हैं, इंट कैर और स्ट्रिंग, जिसमें इंट कैर ही हमेशा आता है, स्ट्रिंग का एक्सेप्शन है एक तरीके से। तो अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे 1.0 कर दें तो यहाँ पर नहीं मैच कराया जा सकता है और वो एरर आ जाएगी। हाँ, कि कोई डबल वैल्यू चेक करा ले, फ्लोट वैल्यू चेक करा ले तो यहाँ मैच नहीं कराया जा सकता है, तो वो कन्वर्ट भी नहीं किया जा सकता है। तो देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है और बाकी जो है इसके बारे में थोड़ा सा और भी चीज़ें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं, और लिखते रहना, कोई नई चीज़ हो तो ज़रूर लिख लेना। अब जैसे यहाँ पर ये इफ एल्सिफ बच्चों जो है ये एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। या ऑर्डर्ड का मतलब है पहली कंडीशन इफ में होगी, दूसरी कंडीशन एल्सिफ में ही होगी, तीसरी कंडीशन एल्सिफ में ही होगी और लास्ट में आपका एल्स होता है, इस तरीके से। और ये अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। अनऑर्डर्ड का मतलब हुआ बच्चों यहां पर कि जरूरी नहीं केस 1 ऊपर ही हो, हम क्या करे दे रहे हैं, हम डिफॉल्ट को सबसे ऊपर करे दे रहे हैं, उसके नीचे केस 1 केस 2 केस 3 इस तरीके से बनेंगे। यानी कि कुछ भी जंबल्ड कर सकते हो, केस 1 को केस 2 को ऊपर कर दो, फिर बीच में डिफॉल्ट लिख दो, फिर केस 1 नीचे कर दो, तो ये अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर कहा जाएगा। अब जो भी यहां पे चॉइस वैल्यू होगी बच्चों, जो भी यहां चॉइस वैल्यू होगी वो जंप करके जाता है उस केस पर, ना कि सीक्वेंसली जाता है। इसमें क्या होता है, सीक्वेंसली जाता है, पहले पहली कंडीशन चेक करेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से। और ये क्या करता है, ये जंप करके जाता है। अब अगर हमारा केस 1 हम नीचे कर दे रहे हैं तो वो सीधे केस 1 पे ही जाएगा, बीच में डिफॉल्ट था उसको कोई लेना देना नहीं, वो सीधे केस 1 पे ही जाएगा। अब थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग बात जैसे आपको मालूम है कि डिफॉल्ट के बाद सीधे आप बाहर चले जाते हो, पता है ना। अब यहां पर ब्रेक का आपको याद होगा कि स्विच केस में ही फॉल थ्रू कंडीशन जनरेट होती है। तो अभी कुछ कल ही शायद बता रहे थे हम कि किसी बच्चे ने पूछा कि डिफॉल्ट में सर ब्रेक नहीं लगाना चाहिए क्या, तो हमने कहा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। लेकिन क्या लगाना गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, डिफॉल्ट में भी ब्रेक लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ये केस हैं ऐसे डिफॉल्ट भी केस कहा जाता है, डिफॉल्ट केस, तो इसमें ब्रेक लग सकता है, लगाना चाहिए। अब हमने मना किया कि नहीं लगाना चाहिए, ध्यान से अगर सुनोगे उतने से काम हो चल जाएगा। तो डिफॉल्ट में ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट के बाद तो कोई स्टेटमेंट स्विच केस में है ही नहीं, और ब्रेक का काम होता है स्विच केस से बाहर ले जाना। तो डिफॉल्ट के बाद वैसे भी बाहर जाएगा तो क्यों ब्रेक लगाएं, डिफॉल्ट के बाद वैसे ही बाहर जाएगा, तो ब्रेक का मतलब था स्विच केस से बाहर ले जाना, और ये ब्रेक ना भी लगाएं इसमें तब भी ये बाहर ही जाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट आखिरी स्टेटमेंट होता है। इसलिए यहां पर ब्रेक लगाना हमने मना कर दिया था, लेकिन लगा सकते हैं। अब जरा ध्यान दो, अब हमने कर दिया ये ऊपर, डिफॉल्ट को कहां कर दिया, ऊपर, और चॉइस दे दी हमने यहां पर मान लीजिए 1 2 केस बने ना, चॉइस हमने दे दी 3 और डिफॉल्ट यहां ऊपर है, ध्यान रखना। अब उस केस में कैसे वर्क करेगा, केस 1 केस 1 में आ जाएगा। और ध्यान रखना डिफॉल्ट में हमने ब्रेक नहीं लगाया है, डिफॉल्ट में हमने ब्रेक नहीं लगाया, आउटपुट क्या आएगा, बिल्कुल। अब देखिए जो भी बच्चे समझ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हमने यहां पे डिफॉल्ट ऊपर कर दिया और चॉइस दे दी हमने 3, और कहा गया था स्विच केस में कि अगर केस मैच नहीं हो रहा है चॉइस से तो वो डिफॉल्ट में चला जाएगा। तो डिफॉल्ट ऊपर हो या नीचे वो तो चला ही जाएगा। जब डिफॉल्ट में जाएगा तो जो भी इसके अंदर मैसेज लिखा है वो प्रिंट करा देगा, इनवैलिड चॉइस। अब ब्रेक मिला नहीं, सपोज दैट जैसे हमने मना किया था ना ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, तो ब्रेक मिला नहीं, तो ब्रेक नहीं मिलेगा तो फॉल थ्रू कंडीशन जनरेट हो जाएगी और वो यहाँ पर केस 1 में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर ब्रेक है तो इसका वर्क कराने के बाद निकल जाएगा, नहीं तो नीचे जाता चला जाएगा। तो अगर डिफॉल्ट ऊपर कहीं है तो ब्रेक लगाना कंपलसरी है, सिर्फ नीचे के लिए ऑप्शनल बताया है हमने, इस चीज को ध्यान रखना। और ये अनऑर्डर्ड है, ये भी याद रखना। हाँ सर, ये स्विच केस वाले प्रोग्राम में से अगर ब्रेक गायब करना है फॉल थ्रू कंडीशन में, हाँ हाँ और फिर उसको इफ एल्स इफ में लिखें तो फिर कैसे
नहीं 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 देखो, इफ एल्स इफ के सारे प्रोग्राम स्विच केस में कन्वर्ट करे जा सकते हैं। कौन से? जो इक्वलिटी मैच करते हुए हो, इक्वलिटी मैच करते हुए हो और डेटा टाइप उनका इंट, कैर और स्ट्रिंग हो सकता है। इसके अलावा इसके सारे प्रोग्राम इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकते। जैसे इसमें लेस देन ग्रेटर देन कुछ लिखा हुआ है, वो इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। ये बात एक पॉइंट याद रखो। दूसरा, इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर का रूल जो है वो ये कहता है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे वाली दूसरी तीसरी चेक ही नहीं होगी। लेकिन अब यहां पर अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, आपका फॉल थ्रू कंडीशन जनरेट हो जाएगी। और ये ब्रेक लगाना इसमें ऑप्शनल तो है लेकिन स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ऑप्शनल तो है लेकिन स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसका याद रखना। तो बिना ब्रेक वाले को इसमें आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। फिर वो कैसे हो जाएगा अगर कन्वर्ट करना है तो एल्स इफ ना लिखकर इफ करके लिख दो। इफ और एल्स जो है लास्ट वाली इफ का माना जाएगा। फिर वो इस तरीके से कन्वर्ट कर देना अगर बाई चांस आ जाए, अगर ब्रेक नहीं है तो। ये कन्वर्ट समझ गए ना? कन्वर्ट हो गया? सर एक डाउट था हाँ पूछो बच्चा। सर, जैसे केस 1 लिखा है फिर हाँ। फिर केस 2 की जगह हम केस 1 लिखते तो पहला वाला केस एग्जीक्यूट होगा केवल कि दोनों होंगे? देखो वैसे तो इसमें एरर भी आ सकती है क्योंकि सिंटैक्स एरर में आ जाएगा। केस 2 एक जैसे ले दिए, जैसे कि आपका फंक्शन ओवरलोडिंग में भी एक जैसा पैरामीटर दे दिया तो एरर आ जाएगी तुरंत के तुरंत। अब लेकिन हम कहें माई चांस एरर ना आए तो क्या करेगा, वो केस 1 ही सबसे पहले पकड़ेगा जो उसको पहले, क्योंकि वो तो बाद में है ना, तो बाद वाला पहले नहीं चेक। हाँ सर केस 1 पहले एग्जीक्यूट होगा। हाँ केस 1 के नीचे ही हमने दोबारा केस 1 लिखा हुआ है। हाँ तो सर वो कंपाइलर केस 1 जो दोबारा दूसरा वाला है उससे एक ऊपर ब्रेक कर जाएगा पहले। हाँ। और वहीं से प्रोग्राम बाहर आ जाएगा तो कभी वाला केस कभी कंपाइलर चेक ही नहीं करेगा तो एरर आएगी नहीं। हाँ, तो उस केस में कि आपने ब्रेक लगा रखा है इसमें और ब्रेक लगा रखा है तो केस 1 पहले वाला पकड़ लेगा और ब्रेक से बाहर निकल जाएगा तो दूसरे केस से कोई लेने देना नहीं होगा। लेकिन अगर आपका जो है ब्रेक नहीं लगा होता है तो दोनों केस यहाँ पर केस 1 ही है। तो आपका एरर क्या कहें, हमें लग रहा कि एरर अगर नहीं आती है तो उसको लॉजिकल एरर माना जाएगा कि आउटपुट आपका आपके हिसाब से नहीं आया, क्योंकि आउटपुट इसमें भी दे देगा आउटपुट इसमें भी दे देगा, क्योंकि वो केस 2 से उसको मतलब नहीं, ब्रेक नहीं मिला तो फॉल थ्रू सिचुएशन मान लेगा, तो उसको नीचे क्या लिखा उससे कोई लेने देना नहीं, वो उसको एग्जीक्यूट करता चला जाता है। फिलहाल अच्छा क्वेश्चन था, आप बस याद रखिएगा पहले कंडीशन ट्रू होगी, अगर ब्रेक मिला है तो दूसरे फर्क ही नहीं पड़ेगा, बाहर आ जाएगा, और अगर ब्रेक नहीं लगा है तो नीचे का सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसमें पूछा जा रहा है एरर क्या है, तो एरर ये है लॉजिकल एरर कह देना, क्योंकि इसका भी आउटपुट दे रहा है और इसका भी आउटपुट दे रहा है, तो वो लॉजिकल एरर में कंसीडर कर लिया जाएगा। इसका जल्दी से निकालो। अब देखो यहां पर एनुअल ध्यान दो, तुमने इसका निकाला एनुअल। देखो यहां पर बच्चा एक पढ़ने वाले और काम चलाओ वाले बच्चे का अंतर यही होता है। जैसे पढ़ने वाले बच्चे की ये मतलब ये वाला स्टेटमेंट हम एक्सप्लेन कर रहे थे, इतनी देर हो गई हमको एक्सप्लेन करते हुए, तो वो समझ चुका है ना, तो वो नीचे वाला तब तक सॉल्व कर डालता है। और ना पढ़ने वाला बच्चा इंतजार करता है कि जब सर यहाँ पे उंगली रखेंगे तब हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करते रहो। तो 11 आप लोग बता रहे हैं, और कोई यहाँ पे करंट में? तो ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इन चीज़ों के लिए अब टाइम बर्बाद करने का टाइम नहीं। इसमें 11 आपका आउटपुट आ गया। उसके बाद यहाँ आ जाओ पढ़ो इसको मन में पढ़ना। द फॉलोइंग कोड सेगमेंट शुड प्रिंट यू विल लिव हैप्पीली। हाँ, वही जो दिया गया था एक स्पेसिफिक पेपर में, उसी को बना बना के दे रहे हैं। अब इफ यू वर्क हार्डर एंड फोकस इंटायरली ऑन, ये क्या लिखा है, स्टडीज, हाउएवर द कोड हैज एरर। सर ट्रू का टी स्मॉल होगा। अच्छा ठीक है, 2 का टी हम यहाँ पर स्मॉल कर दे, पहला चेंज, और दूसरा यहाँ पर सेमीकोलन लग जाएगा, और तीसरा यहाँ पर ये एंड लग जाएगा। एंड नहीं लिखा जा सकता, एंड लगेगा। सर सिस्टम आउटपुट आ गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट, और ये पुट प्रिंट एलन हो जाएगा। ठीक है,
प्रिंट। और वो कह रहे हैं कि ये मैसेज तब आएगा जब ये और ये होगा, समझ रहे हो। तो अब यहां पर जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो एक चीज ध्यान दे दें यहां पर जरा इस चीज के लिए कि किसी इस चीज को गौर करना जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देखो किसी भी बूलियन वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? फॉल्स। फॉल्स। किसी भी बूलियन वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। फॉल्स होती है। और किसी भी कंडीशन की बूलियन डिफॉल्ट बूलियन वैल्यू क्या होती है? ट्रू। बस यही आपको याद रखना है। किसी भी कंडीशन में, कंडीशनल स्टेटमेंट में बूलियन की डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू मानी जाती है, लेकिन वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं इसको समझ लीजिए। वेरिएबल, बूलियन वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। अब इसको समझ भी लीजिए कि जैसे हम यहां पर अगर बूलियन ए लिखते हैं और ए को प्रिंट करा दें SOPLN A, तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा, ये फॉल्स प्रिंट करेगा क्योंकि ए स्टोर करा है, कोई वैल्यू तो दी नहीं और ए को प्रिंट करा दिया, तो क्या कर देगा? फॉल्स प्रिंट कर देगा। लेकिन अब यहां की बात कर रहे हैं, इफ WH इक्वल टू ट्रू एंड FS इक्वल टू ट्रू, ये इफ कंडीशन और ये इफ कंडीशन सेम है, ये आपको याद रखना है। तो क्या आपको याद रखना है कि किसी भी बूलियन वेरिएबल को अगर इक्वल टू ट्रू से मैच नहीं कराया गया तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू से ही मैच होता है। हम यानी ये वाला पार्ट लिखें या ना लिखें, वो बाय डिफॉल्ट ट्रू से ही मैच होता है, बस इतना याद रखना है इसमें। सर अगर हम इसमें ट्रू ना इनिशियलाइज करें, खाली बूलियन WH लिख दे तो ये फॉल्स हो जाएगा। बूलियन मतलब खाली बूलियन WH लिख दो। हाँ फॉल्स। ऊपर वाला ये ट्रू लिखा रहेगा। नहीं सर, ट्रू हटा दें, इक्वल टू ट्रू जो लिखा है इसे हटा दें। हाँ, अगर यहां पे कोई वैल्यू ना डालें, बच्चों अब ध्यान दो, अगर यहां कोई वैल्यू ना डालें, खाली WH और FS लिखा है और ऐसे ही यहां पर इसको करेक्शन जो किया था वो करके सोचे क्या होगा, तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स स्टोर करता है और यहां पे बाय डिफॉल्ट ट्रू ही मैच होता है, तो ट्रू फॉल्स से मैच नहीं होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी और आपका नीचे वाले में चले जाओगे। तो सर ऊपर इनिशियलाइज करना होगा पहले ट्रू? नहीं, वो एक बच्चे ने पूछा तो हमने बता दिया कि बाई चांस इसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज ना करें तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेगा? वो फॉल्स मानेगा। लेकिन कंडीशन तो ट्रू से ही मैच होती है, तो ट्रू फॉल्स मैच नहीं होगा तो आप एल्स में आकर ये प्रिंट करा दोगे। ठीक है ना? समझ गए सब लोग? फिर यहां पर बच्चों जावा एक्सप्रेशन के बारे में एक की पॉइंट यहां पे हम लिखवाए देना चाह रहे हैं। बाकी जावा एक्सप्रेशन हमेशा बदलती रहेगी, उसको ध्यान रखना। नंबर 1, एनुअल और उत्कर्ष दोनों ध्यान दे बच्चा। इंजॉयमेंट हो सकता है आधा घंटा, थोड़ा तुम इनको दे देना, तुम इनको दे देना, क्योंकि अगली बार अगर हमें टोकना पड़ेगा तो फिर अलग अलग बैठना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखो यहां पे जावा एक्सप्रेशन में ई, स्मॉल ई का अगर कोई पावर दिया हो तो यहां पर इसका मतलब होता है मैथ डॉट EXP फंक्शन। और अगर ऐसे दिया है e की पावर x तो मैथ डॉट पावर ही लगेगा। इस तरीके से। तीसरा, अगर कहीं ये डंडे खींचे हैं ABS हो जाएगा। ऐसे अगर कहीं भी ये लिखा है
.cvrt. और अगर सिर्फ आपका ऐसे है बाकी सब आपको पता है। हाँ, एक और चीज मैं बता दे रहा हूं, सर ये जावा लाइब्रेरी फंक्शन मैथ क्लास में स्टोर होता है कि java.lang? java.lang। बच्चों मैथ क्लास के फंक्शन में साइन कॉस टेन भी होता है। हाँ हाँ, अभी सारे समझा रहे हैं। सर ऐसे ही सारे के लिए हो जाएगा, साइन कॉस। यस यस, बिल्कुल यही सिंटेक्स है, कुछ चेंज नहीं है। ओके सर। अब ऊपर से एक बार देख लेते हैं। अब इसके अलावा जावा एक्सप्रेशन कुछ नहीं होती है, ठीक है। हाँ, बाकी कंफ्यूजन कहां पे होगा, एक और एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं, कंफ्यूजन और एक और दूर कर दे रहे हैं। नहीं, वो रैंडम कुछ नहीं, वो सब आउटपुट के हैं फंक्शन, जावा एक्सप्रेशन में नहीं आएंगे। मान लीजिए ऐसे लिखा है, ध्यान दो बच्चों, ऐसे लिखा है, ठीक है। तो यहां पर जो आपको बताया गया, दो लाइनें मैं और एक और लाइन लिख रहा हूं। सर इन सबके रिटर्न टाइप डबल होंगे ना? देखो ये दोनों स्टेटमेंट लगभग एक जैसे हैं। अब आपका यहां पर जो पढ़ाया गया था कि नॉर्मली कहीं डिवाइड मिल जाए तो उससे ऊपर वाला न्यूमिनेटर मान लेना और उसके नीचे वाला डिनोमिनेटर मान लेना। तो यहां पर यह बात गलत हो रही है, इसलिए हम इसको समझाना चाह रहे हैं कि न्यूमिनेटर हम ऊपर वाले होल एक्सप्रेशन को न्यूमिनेटर तब मानेंगे जब वो सेपरेट ब्रैकेट में हो, या डिनोमिनेटर सेपरेट ब्रैकेट में है तब भी हम ऊपर वाले को होल मानने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला ही सेपरेट ब्रैकेट में हो ज्यादा अच्छा है। तो नीचे वाले को यहां पर ये पूरा होल मान लेंगे। लेकिन इस केस में पहले वाले केस में एक्स स्क्वायर रूट एक्स ही खाली 2 से डिवाइड हो रहा है, ये चीज और ये चीज अलग है। सिर्फ इतना पोर्शन ये डिवाइड वाला है, तो आप इसको सेपरेट ब्रैकेट में कर सकते हैं, बाकी सब एक लाइन में ही लिखा जाएगा। और इसमें ये दोनों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के हिसाब से वर्क कर लेंगे। तो ये वाला जो है ब्रैकेट क्योंकि लगा दिया गया है, तो यानी कि 2 से पूरे को हम माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस चीज पर गौर करना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी ऊपर से चेक कर लो जरा, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 - 5 लेंगे, डिनोमिनेटर में 2 - 5, हाँ पूरा ही ले लो, कोई दिक्कत, क्योंकि वो तो ऊपर पूरा बंद है ना। सर 2 डिवाइड हो हाँ तो रहा है 2 डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 2 डिवाइड कर लो, सिर्फ 2 ले लो, ज्यादा अच्छा है, सिर्फ 2 ले लो। अब देखो जरा, सिर्फ स्मॉल ई ही एक ऐसा है जिसको EXP कहेंगे। कैपिटल ई या कोई भी, जैसे ये पावर के फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है ना, तो इसको मैट डॉट पावर ना समझ लेना। सिर्फ स्मॉल ई अगर कहीं मिल जाए तो तभी वो मैट डॉट EXP लगेगा या माना जाएगा। बाकी कहीं पावर फॉर्म में लिखा है तो वो मैट डॉट पाव ही होगा, सिर्फ स्मॉल ई। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हमने दे दिया, कैपिटल ई कर दिया, उसको नहीं मान रहे हैं, उसको मैट डॉट पाव ही मान रहे हैं, ठीक है ना। और ये मतलब एक्सपोनेंट होता है। हाँ बेटा, और ये जो डंडे हैं पैरेलल लाइन ये आपका ABS फंक्शन हो गया। कहीं स्क्वायर रूट में 3D लिखा मिल जाए तभी वो CBRT मानना, वरना वो SQRT रहेगा। और साइन कॉस 10 हो सकता है तो उसको बस ऐसे सिंपली लिख देना, मैट डॉट साइन, मैट डॉट कॉस, मैट डॉट 10, और कुछ खास इसमें नहीं होता है, कंफ्यूज ना होना। चक्कर ये है ना, साइन को बताना इसलिए जरूरी था कि जावा एक्सप्रेशन में मान लीजिए 2xyz ऐसे लिखा है, 2xyz, तो पढ़ाया गया है जावा एक्सप्रेशन में कि इसको अलग वेरिएबल मानो, इसको अलग वेरिएबल मानो, इसको अलग वेरिएबल मानो। तो उसके हिसाब से साइन में भी s को अलग मान ले, i को अलग मान ले, n को अलग मान ले। आप कर सकते हो ऐसा गलती।
तो क्योंकि साइन एक मीनिंगफुल वर्ड है, जो क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मैथ क्लास के फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो मैथ से रिलेटेड अगर कोई मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब वो एक फंक्शन हो सकता है। कौन सा एस? हाँ, अब ये रहेगा स्मॉल में ही, इसको कैपिटल नहीं होना चाहिए। अगर वो एस कैपिटल है तो फिर आई एन भी अलग कर लो आप, आई को अलग और एन को अलग, है ना, फिर वो 3 वेरिएबल हो गए। और ऐसे ये साइन कॉस 10 है। क्या चीज? बोलो बोलो। वो लिखा होगा, हमने तुम्हें बता दिया, यहाँ 30 हमने अपने मन से, हम तो भूल गए साइन कॉस 10 क्या था। कोई डिग्री नहीं लगती, लगी नहीं सकती, वो 30 को ही 30 डिग्री माना जाएगा, 30 को 30 डिग्री माना जाएगा, लेकिन डिग्री लगा, जैसे हम लोग नहीं करते हैं एंटर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैसेज तो दिया, अब जब वैल्यू लिखते हैं तो 10, 30, 40 कुछ भी लिखेंगे, उसमें डिग्री थोड़ी लगाते हैं। हाँ, एक और था यहाँ पर, ये भी बता दें, अच्छा याद दिला दिया। एक होता है मैथ डॉट पी आई, पाई, पाई कैपिटल में होता है और इसके आगे कोई गोल वाला ब्रैकेट नहीं होता है। मैथ डॉट पाई, इसका मतलब ये 3.14 या 22/7 की वैल्यू देने के लिए यूज किया जा सकता है। पी और आई दोनों कैपिटल होते हैं, आगे गोल वाला ब्रैकेट नहीं होता है, फिक्स स्टेटमेंट है। तो ये आपका 3.14 कहीं भी चाहिए होगा आपको, और आप चाहते हो 3.14 नहीं लिखें तो आप डायरेक्ट मैथ डॉट पाई वहां पर लिख सकते हो। हाँ बताओ। पाई का सिंबल है तो मैथ डॉट पाई यूज करो, और क्या। तो क्योंकि सिंबल तो इसमें आते नहीं है, तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि आप 3.14 यूज करें, तो पाई का सिंबल वो बना सकते हैं, बिल्कुल। सर कैपिटल में रहेगा? हाँ, पी और आई कैपिटल होता है और आगे कोई भी गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगा होता है। तो जहां कहीं भी आपको, जैसे वो कौन सा था, सर्कल का एरिया था, क्या था, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, तो वहां पे मैथ डॉट पाई आप डायरेक्टली ऐसे और इंटू आर लिख सकते हो, इसकी इसी का आगे इंटू आर पाई आर स्क्वायर नहीं लगता है, चौथी बार बोल रहा है। लिख लिया सबने? तो जावा एक्सप्रेशन खत्म, बस इतना ही जावा एक्सप्रेशन है, बाकी ब्रैकेट का कहीं ना कहीं लोचा कर सकते हो। सर math.avs बस डबल रिटर्न मतलब नहीं करता ना, डबल वो रिटर्न यहाँ जावा एक्सप्रेशन से कोई लेने देना नहीं, वो तो खाली जावा में कैसे लिखा जाएगा इससे मतलब है इसका। सर इसका 42 है आउटपुट। आ जाओ आगे, यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स, 6 बार। एक मिनट INT टाइपकास्टिंग हो रही है, INT प्लस math.random। हाँ, मैथ डॉट रैंडम, तो जो भी वैल्यू आएगी, मान ली 0.2 आई तो सिर्फ 0 लेगा, क्योंकि वो पॉइंट में ही वैल्यू जनरेट करेगा, तो 0 में कुछ भी आएगी वो 0 ही ले लेगा बस। हाँ जल्दी, ये क्यों बच्चों, ये पेपर कल हमने डिस्कस किया था क्या? नहीं, 7 से 8 में तुम लोग थी, मैच हो रहे हैं। देखो ये भी मैच हो गया, इसको हमने बताने की कोशिश की थी कि नीचे होना चाहिए। हाँ बच्चों ध्यान दो, अब यहाँ पर नैतिक, आप भी शायद थे या नहीं थे पता नहीं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स पूछा गया, वो तो एक अलग बात है, आउटपुट की बात हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं। कई बार ऐसा होगा, जिन बच्चों को नहीं ऑनलाइन में दिखाई पड़ रहा है वो देख ले, यहाँ पर ये इफ लगा है, आई मॉड 2 = 1 लिखा है और उसके बाद स्पेस देकर कंटिन्यू लिखा है। तो यहाँ पर जावा में ये सुविधा दी गई कि पूरा का पूरा प्रोग्राम जो 12-15 लाइनों का है वो एक ही लाइन में लिख डालो और कोई एरर नहीं आएगी। वो तो लिखना ही पड़ेगा। क्या बोला मैंने, 5-10 लाइनों का पूरा प्रोग्राम था, उसको आपने लगातार एक ही लाइन में लिख दिया, लाइनें ही नहीं चेंज की कर्सर से। तो आपने क्या लिखा, इंपोर्ट वाली लाइन सेमीकोलन, उसके बाद क्या लिखा जाता है, उसके आगे लगाओ, एक ही लाइन में लगाना है। फिर उसके बाद इंपोर्ट के बाद क्लास का नाम और फिर स्पेस देकर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और उसके बाद स्पेस देकर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख दिया पूरी लाइन।
फिर स्पेस देकर आप जैसा चाहो लिखते चले, यानी कि पूरा प्रोग्राम एक लाइन में लिखा जा सकता है, ये सुविधा उसमें दी गई है। तो इस सुविधा से ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया क्या, कि किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं किया गया, ध्यान देना, कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं किया गया तो एक लाइन मानी जाती है। अब कंटिन्यू लिख दिया उन्होंने सामने, तो नीचे वाली लाइन ऊपर शिफ्ट हो गई। वैसे तो ये दो लाइनें थी ऐसे, इफ ये कंडीशन और फिर यहां पर ये कंटिन्यू और फिर यहां पर ये एसओपी लाइन, तो ये दो लाइनें हैं। लेकिन अगर कंटिन्यू उठा के इन्होंने सामने लिख दिया तो ये लाइन ऊपर आ गई, और आपका कॉन्सेप्ट बताता है कि कर्ली ब्रैकेट ना होने पर एक ही लाइन अंदर मानी जाती है, तो उसके हिसाब से धोखे से आप ये वाली लाइन को इसमें मान लोगे, है ना, जो कि गलत है, जो कि गलत है, क्योंकि वो एक लाइन कंटिन्यू को ही मानेगा, भले ही तुमने सामने लिख दी, वो एक लाइन कंटिन्यू को ही मानेगा। तो कंडीशन ट्रू होने पर कंटिन्यू मिलेगा और कंडीशन फॉल्स हुई तो ये एसओपीएलएन मिलेगा। ये बात ध्यान रखना है, आउटपुट में इसी में गड़बड़ होता है। अब बाकी जो है आप आउटपुट बताओ। सर 4 स्पेस 2 4 और 2 और सर 5 बार देखो पहली बात तो कितनी बार चलेगा इसको देख लें, तो 5 से 1 तक चल रहा है, 5 से 1 तक। अब यहां पर ज्यादा ध्यान दो, 5 से 1 चल रहा है। अगर यहां ब्रेक होता बच्चों, ब्रेक, तो ब्रेक में 5 से 1 यानी 5 बार चलना चाहिए, तो ब्रेक उसको गड़बड़ कर सकता था कंडीशन ट्रू होने पर। लेकिन कंटिन्यू का कोई लेना देना नहीं होता कि लूप कितनी बार चल रहा है, लूप उतनी बार चलेगा जितनी बार कंडीशन में लिखा होता है। कंटिन्यू उतनी बार, कंटिन्यू से उसका कोई लेना देना नहीं है। कंटिन्यू का लेना देना क्या है कि कंटिन्यू जब जब मिलेगा तो कंट्रोल अपडेशन पार्ट में चला जाता है और उसके कंटिन्यू के नीचे लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। खाली इतना है मतलब कंटिन्यू का। कंट्रोल कंटिन्यू से सीधे आई माइनस माइनस चला जाएगा और इसके कंटिन्यू के नीचे लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? कंटिन्यू का सिर्फ इतना मतलब है, उसका कितनी बार लूप चलेगा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ब्रेक अगर लगा होता तो लूप फॉल्स हो जाता, मतलब लूप यहीं से बाहर जा सकता था। तो ये लूप 5 टाइम्स चल रहा है तो साफ साफ है, इसको चलाने की जरूरत ही नहीं है। और आउटपुट पे गौर करें तो 5 से 1 तक देखें तो ऑड कंडीशन लगी, तो 5 पे कंडीशन क्या 6 टाइम्स चलेगा, का है 0 तक चला दोगे? सर लास्ट टाइम चेक भी तो होगा एक बार 6 के लिए। 6 के लिए? अरे तो प्रभु देखो, ये तुम समझाना है कि थप्पड़ मारना इसके। कंडीशन चेक होने को मतलब नहीं कहा जाता है कि कंडीशन ट्रू हो गई है, समझ रहे हो? यस सर। कंडीशन ट्रू होके अंदर आने को कहा जाता है कि कंडीशन ट्रू हुई है और लूप चला है। अच्छा सर। चेक चाहे जितनी बार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 5 से 1 तक चलेगा तो 5 बार चल गया, और 6 जैसे माइनस माइनस होके 0 होगा, 0 1 से बड़ा बराबर नहीं होता, लूप से बाहर आ जाएंगे, उसको लूप चला है ये नहीं मानेंगे। फिर अब ये कहां कहां कंडीशन ट्रू होगी? 5 पे कंडीशन ट्रू होगी, कहां ऑड के है ना? 4 और 2 पे अच्छा 2 से डिवाइड करा रहे हैं, ये होगा 5 पे कंटिन्यू मिल जाएगा। नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं। इफ कंडीशन कब कब ट्रू होगी ये पूछ रहे हैं। 3 और 1 5 और 3 और 1, तो 5 पे जब ट्रू होगा तो कंटिन्यू से ऊपर चला जाएगा, नीचे नहीं आएगा। और फिर उसके बाद 5 के बाद क्या आया? 4 पे कंडीशन फॉल्स होगी तो ये प्रिंट करा देगा, आपका 4 प्रिंट हो जाएगा। और फिर 3 जब होगा, 3 पे फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कंटिन्यू सीधे ऊपर ले जाएगा, नीचे नहीं आने देगा। फिर जैसे ही आपका 2 होगा तो कंडीशन फॉल्स हुई, तब ये एसओपी लाइन में 2 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद हाँ एसओपी है तो सामने प्रिंट होगा, 4 स्पेस 2 सामने प्रिंट हो जाएगा। और फिर माइनस माइनस होकर 1 हो जाएगा, 1 पे फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंटिन्यू ऊपर ले जाएगा और नीचे प्रिंट नहीं करवाएगा, और 0 पे लूप फॉल्स हो जाएगा, यानी कि 42 टाइप का दिखाई पड़ेगा। सर बताओ। सर हम कह रहे हैं, आपने बताया था कि सर जब कंडीशन ट्रू थी तभी वो लूप का नंबर ऑफ टाइम्स आइटरेशन मतलब कंसीडर करते हैं। तो सर 5 4 3 2 1 तो 5 ही बार चल रहा है सर तब भी। तो सर अभी आपने कहा कि मतलब कंडीशन चेक होने को नहीं करते हैं, तो 5 से 1 तक चलाया तो कितनी बार चला? सर 5 बार। तो 5 बार कंडीशन माना जा रहा है। और तुमको क्या लग रहा है 6 बार कह दिया क्या हमने? नहीं सर वो अभी उसमें रखा था, किसी ने पूछा था ना कि
6 बार चलेगा तो आपने कहा था कि कंडीशन चेक होने को लगेगा। तो उसको हमने बता तो दिया है कि कंडीशन चेक होने का मतलब कंडीशन ट्रू होना नहीं होता है, उसको नहीं माना जाएगा कि वो चला। यस ठीक। सर आ गया समझ में, आ गया। आगे देखो बच्चों, चलो इसका आउटपुट निकालो। बातें करने वाले बच्चे, जोड़ा मिल गया, एक तुम्हारा मिल गया, एक पीछे उनका मिल गया, और चार ही बच्चे बोल रहे हो, बाकी सब सर 0 आएगा पहले मतलब ट्रू आएगा। जीरो को ट्रू कहते हैं। सर ट्रू सर आएगा ट्रू फिर सर false ट्रू आएगा। आएगा सर जल्दी से ट्रू। ट्रू और फिर false। हाँ, तो पहले वाले का आप बता रहे हैं ट्रू आएगा और सेकंड वाले का false। और सेकंड वाले का फॉल्स। कैसे हुआ? पहले में इग्नोर केस लगा है तो इसमें ABCDEF लिखा, इसमें भी ABCDEF ही है। इग्नोर केस मतलब वो केस पे ध्यान ना दे, तो दोनों चीजें सेम है, इसलिए ट्रू आ गया। दूसरा वाले में 0 0 पे जो भी देखे तो उसमें स्मॉल ए है, यहाँ स्मॉल ए आ जाएगा, उसमें कैपिटल ए है तो यहाँ कैपिटल ए आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होती, इसलिए फॉल्स आ जाएगा। बिल्कुल सही है। आगे निकालो। 4 5 5 एनुल बताओ। सर एक मिनट रुक जाइए। हाँ हम रुके हैं, एनुल के लिए रुके हैं। 4 5 5 1 0। एनुल बताओ। तो यार बातें क्यों कर रहे हो? यही तो हम कह रहे हैं कि हर चीज़ पढ़ लो। हमने तुमको बुलाया था इसके कारण कि तुमको हम अपनी एनर्जी दे सके, लेकिन तुम तो अभी भी दोस्तों में ही बिजी हो, हम अपनी एनर्जी कैसे दे पाएंगे तुमको? हाँ एनुल, आप देख पा रहे होगे ये दोनों स्ट्रिंग में स्टोर हैं, इसका मतलब इनके साथ प्लस माइनस नहीं हो सकता है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो सकती है। और अगर करना है तो इनको स्ट्रिंग से प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। स्ट्रिंग डेटा टाइप से प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो जब स्ट्रिंग डेटा टाइप से प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कराते हैं तो उसको अनबॉक्सिंग कहते हैं। अनबॉक्सिंग। इस लाइन पे भी गौर करो, क्योंकि एक क्वेश्चन को हम 4 तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा कि स्ट्रिंग से प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको अनबॉक्सिंग कहते हैं। और प्रिमिटिव डेटा टाइप को अगर स्ट्रिंग या किसी भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बॉक्सिंग कहते हैं। तो ये लाइन ऐसे लिख लो। क्या हमने कहा? हमने कहा स्ट्रिंग देखो रिपीट नहीं करेंगे, इसको लिख लो, स्ट्रिंग स्लैश ऑब्जेक्ट, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट, यानी दोनों में से कोई हो सकता है। इससे अगर आप प्रिमिटिव में जा रहे हो तो ये इसको हम लोग कह रहे हैं अनबॉक्सिंग। और प्रिमिटिव से स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट में जा रहे हो, ऑब्जेक्ट में जा रहे हो तो इसको कहेंगे बॉक्सिंग। ये एक टर्म याद कर लो बच्चा। मतलब और बॉक्सिंग और ऑटो बॉक्सिंग सेम है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे स्टेटमेंट के रूप में मिल जाए चाहे डेफिनेशन के रूप में मिल जाए, इसलिए एक लाइन याद कर लो। ये नहीं, असल में ये तो आउटपुट निकाल ही लोगे तुम लोग। हमने सोचा ये भी टर्म याद दिला दें। ये लिख लिया? भूलना नहीं, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। सर अनबॉक्सिंग का एग्जांपल स्ट्रिंग डॉट वैल्यू। हाँ, ये फंक्शन ही यूज होंगे, जो फंक्शन आपको स्ट्रिंग से नंबर में, नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं। वही सारे एग्जांपल हैं। अब जरा इस पे गौर कर लेते हैं। यहाँ पे 45 था, यहाँ पे 55 था। और देखो ये हमने SOPLN जब पढ़ाया था दूसरी चौथी क्लास में, तब बताया था कि डबल कोट्स के बाद में, ध्यान देना, डबल कोट्स क्या है? स्ट्रिंग है। तो डबल कोट्स के बाद में जितने भी प्लस होते हैं, अगर वो सेपरेट ब्रैकेट में नहीं है, डबल कोट्स के, ये डबल कोट्स 10 की बात कर रहे हैं, इसके बाद में जितने भी प्लस मिलेंगे
अगर वो सेपरेट गोल वाले ब्रैकेट में नहीं है तो सब कॉन्कैटिनेशन ही करेंगे, सारे प्लस कॉन्कैटिनेशन करेंगे। लेकिन डबल कोट्स के पहले जितने भी प्लस होंगे उसमें सिर्फ एक प्लस जो सबसे नियरेस्ट है यही कॉन्कैटिनेशन करेगा, बाकी इसके और आगे जितने प्लस हैं वो सब अर्थमेटिकल करेंगे। सर लेकिन ए और बी भी तो स्ट्रिंग ही में अब यहां पर ए और बी ये कैसा है, स्ट्रिंग है। मतलब ये बात तुम्हारी सही है, स्ट्रिंग कहीं भी मिलेगी तो स्ट्रिंग का वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, स्ट्रिंग स्ट्रिंग हमेशा कॉन्कैट ही करती है। लेकिन हम अभी नीचे वाली लाइनों में कन्वर्ट भी कर रहे हैं ना, तो उससे आप सतर्क रहो कि अभी ये प्रिमिटिव में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो अभी तो ये आपका सारे, क्योंकि ए भी स्ट्रिंग है, बी भी स्ट्रिंग है और 10 भी स्ट्रिंग है, तो सारे स्ट्रिंग हमेशा प्लस में कॉन्कैट ही करेंगे, तो ये सब जुड़ जाएगा। तो आपका यहां पर जो बना सी की वैल्यू वो 4 5 5 5 1 0 ये आ जाएगा सी में। उसके बाद ए को कन्वर्ट करा है। अब ये देखो इंटीजर डॉट पास आइडेंटिटी क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर रहा है। वो इंटीजर में कन्वर्ट कराओ, फ्लोट में, डबल में, किसी में भी। तो ये आपका अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये हाँ, अनबॉक्सिंग का अभी कोई पूछ रहा था, तो ये लाइन देखो अनबॉक्सिंग के लिए है रिस्पॉन्सिबल। अब इसी के आगे अभी हम दूसरी लाइन भी लिख देंगे। तो ये एम में आपका कितना आ जाएगा 45, और ऐसे ही एन में आ जाएगा 55। फिर यहां पर प्रिंटिंग कराई। अब देखो सी में क्या है, ये स्ट्रिंग फॉर्म में है ना, सी में स्ट्रिंग फॉर्म में है, और यहां पर इंटीजर डॉट पास आइडेंटिटी से उसको हम नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपका 4 5 5 5 1 0 ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। और हमने आपको क्या बताया था, जब इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके आगे जो भी प्लस है, तो स्ट्रिंग कौन है इसमें, ये है। स्ट्रिंग के जस्ट बाद वाला जो ये प्लस है ये कॉन्कैट करेगा, लेकिन आगे के जितने प्लस हैं वो कॉन्कैट नहीं करेंगे, क्योंकि एम एन क्या है, इंटीजर है। तो अब ये कॉन्कैट नहीं करेगा। तो जब इसमें जोड़ो भाई इसको, 4 5 5 6 1 0 ये जो प्रिंटिंग हो रही है, तो आउटपुट आ जाएगा आपका 4 5 5 5 अच्छा 6 1 0, ठीक। और स्ट्रिंग साइज प्रिंट ये प्रिंट होता नहीं, इसलिए इसको लिखने की जरूरत है नहीं। तुमको समझ में आया कैसे हुआ है? हाँ, तो ये जोड़ देना। अब यहां पर एक चीज और लिख दे तुरंत, जैसे कि इंटीजर डॉट पास आइडेंटिटी से आप क्या कर रहे हो, अनबॉक्सिंग कर रहे हो, यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप को प्रिमिटिव यानी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो। कोई दूसरा फंक्शन बताओ इसकी जगह पर, स्टेटमेंट बताओ क्या लिख दें। इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ ओ बड़ा वैल्यू ऑफ, और यहां पर ए। तो देखो ये क्या हो जाएगा, INT_m इज इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ ए। तो आपका ये स्टेटमेंट इंटीजर डॉट पास आइडेंटिटी, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, इसमें सेम वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, अनबॉक्सिंग, ठीक है। अब हम बॉक्सिंग वाला एक स्टेटमेंट लिखे दे रहे हैं अलग से। आप चाहो तो इसको अनबॉक्सिंग यानी इसके अंतर्गत एग्जाम्पल मान सकते हो। ये दोनों स्टेटमेंट किसमें, देखो ये वैल्यू ऑफ जो है 2 वे है, ये बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग दोनों कर सकता है, लेकिन ये इंटीजर डॉट पास आइडेंटिटी सिर्फ अनबॉक्सिंग ही कर सकता है, बॉक्सिंग नहीं कर सकता। अब लो हटा दिया हमने। अब हम लोग कहने जा रहे थे बॉक्सिंग का स्टेटमेंट, फंक्शन एग्जाम्पल बॉक्सिंग का। बॉक्सिंग में क्या हुआ कि प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी INT में कुछ है या फ्लोट में कुछ है, उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं या किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहां पर देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं बॉक्सिंग का, जैसे यहां पे INT a इज इक्वल टू 5 है। अब यहां पे फंक्शन की बात एक्चुअली कर रहे हैं, तो यहां पे पहला फंक्शन हो जाएगा इंटीजर, अरे इसको स्टेटमेंट पूरा ही लिख दे रहे हैं, हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना है तो स्ट्रिंग लिख दो, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, और फिर इंटीजर डॉट to2 टू स्ट्रिंग का s बड़ा, टू स्ट्रिंग और ब्रैकेट में a,
तो ये क्या करेगा, 5 को डबल कोट्स में ले आएगा, यानी कि 5 स्ट्रिंग बन जाएगा। एक तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन यहां पर क्योंकि वैल्यू ऑफ टू वे है तो s इज इक्वल टू, और यहां पर स्ट्रिंग का s बड़ा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ओ कैपिटल और ब्रैकेट में a। तो ये आपके दोनों एग्जाम्पल बॉक्सिंग के हो गए। अगर फंक्शन पूछ दिया जाए तो काम आएगा 100% पेपर में। हाँ बताओ। आउटपुट में कभी भी डबल कोट्स नहीं आता, वो स्लैश के साथ जब डबल कोट्स लगाओगे तभी आएगा। डबल कोट्स प्रिंट थोड़ी ना होते हैं, डबल कोट्स नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर में आते हैं। हाँ सिर्फ 5 लिखोगे। अब 5 जब प्रिंट होगा तो आउटपुट विंडो पे वो 5 इंटीजर है या स्ट्रिंग है नहीं जान पाओगे, कैलकुलेशन में फर्क पड़ जाएगा। समझ गए? तो दो फंक्शन बच्चों याद रखना, क्योंकि यहां पर खाली पेपर सॉल्व नहीं कराया जा रहा है, यहां पर आपको पेपर में कहां कहां कंफ्यूज हो सकते हैं, तो क्या क्या याद रख सकते हैं वो उसको याद कराया जा रहा है। चलो आगे देखो। Smith wants to find out of salary figure from a string that क्या लिखा है, comprises of the name and salary of the employee combined together. He has written certain code but the code has error. Correct the code. इस टाइप के क्वेश्चन एक कोई मिल ही जाएगा। क्या कहा जा रहा है इसमें कि वो क्या करना चाह रहा है, बताओ। पॉज ऑफ की जगह इंडेक्स ऑफ। नहीं, हम स्टेटमेंट में नहीं, वो जो कह रहा है वो क्या कह रहा है ये बताओ। सर इसमें कह रहे हैं एट द रेट के बाद जो नंबर है उसकी सैलरी है, उसका सैलरी एक ही वेरिएबल में लेना है। एक स्ट्रिंग है जो जिसमें कि नेम और सैलरी, नेम और सैलरी एक स्ट्रिंग है जिसमें नेम और सैलरी एक साथ है, वो दोनों अलग अलग हुए हैं एट द रेट से, और हमें सैलरी निकालनी है। और हमें सैलरी निकालनी है, और एरर कुछ है कोड में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इंडेक्स ऑफ फंक्शन से काम कर सकते हैं हम लोग, और कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग में है तो वही अभी जो आपने इंटीजर डॉट पास एंटी लगाया था उससे कन्वर्ट भी कर लेंगे। तो ठीक है, एक बार देखते हैं। यहाँ पर ये आपका नाम है और ये आपकी सैलरी है और एट द रेट ऑफ बीच में है। अब सबसे पहले एट द रेट ऑफ का आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस लाइन की जगह पर आईएनटी पॉज के इक्वल टू के बाद emp डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहां सिंगल कोट्स में एट द रेट ऑफ का साइन। ठीक, तो क्या कर देगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे पॉज में क्या आ जाएगा, एट द रेट ऑफ का पोजीशन 8 आ जाएगा। उसके बाद emp डॉट सबस्ट्रिंग 8 कॉमा emp डॉट लेंथ, तो यहां पर 8 था, 8 के बाद 9 10 11 12 13, तो 13 तक गया है यानी 14 इसकी लेंथ होगी। तो 14 माइनस 2, 14 माइनस 2 कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नहीं तो तुमको तो करेक्ट करना है ना, इन्होंने जो किया है उसको। हाँ, अब इस स्टेटमेंट को इन्होंने जो कुछ किया लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमें करेक्ट करना है। तो हमें मालूम है कि 8 हमारे पास है और सैलरी स्टार्ट हो रही है 9 से, तो हम यहां पर ये गोल वाले ब्रैकेट में पॉज प्लस 1 करेंगे, पॉज प्लस 1, और उसके बाद हम यहां पर ये कोई नाटक नहीं करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि वहां से आखिरी तक पूरा तोड़ देगा, वहां से आखिरी तक पूरा तोड़ देगा। लेकिन अगर हम करना चाहें नाटक करना चाहें, मान लीजिए तो कि ये जो लेंथ लिखा है, जैसे इसके दो रूप होते ना, एक सिंगल आर्गुमेंट लिखो, एक कॉमा लगा के 2 आर्गुमेंट लिखो, तो हम लोग सिर्फ लेंथ लिख देंगे क्योंकि लेंथ से एक कम लेता है, तो लेंथ लिख लेंगे। तो लेंथ से एक कम कहाँ, ये 0 तक का ले लेगा। सर सीधा 90 लिख दें तो उसके एक मिनट, उसके बाद अब देखा जाए तो ये सैलरी आपकी यहां आ जाएगी 23500। अब सैलरी अगर कहीं कैलकुलेट करनी होती तो हम उसको कन्वर्ट करते। अगर वो इंटीजर वेरिएबल में इन्होंने एसएल वेरिएबल लिया है इंटीजर डेटा टाइप में,
नहीं नहीं नहीं, अब यहां पर एक और करेक्शन करना पड़ेगा। ये अगर आईएनटी में रखना चाहते हो तब तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, और नहीं तो इसको आईएनटी हटा के स्ट्रिंग बना दो, क्योंकि सैलरी के साथ कोई कैलकुलेशन तो इस समय हम कर नहीं रहे हैं किसी स्टेटमेंट में, तो सैलरी प्रिंट होके आएगी तो उतनी दिखाई पड़ेगी, चाहे वो स्ट्रिंग में हो स्टोर चाहे नंबर में। और नहीं तो इस पूरी लाइन को इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ लगा दो, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, और इस पूरी लाइन को अंदर लिख दो, तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको। पर ये लिख सकते हैं स्ट्रिंग सार इज इक्वल टू empty डॉट सबस्ट्रिंग और ब्रैकेट में 9। आप यहां पर आईएनटी हटा दो, खाली स्ट्रिंग लिख दो, तो उसकी सैलरी आराम से सुरक्षित रूप से इसमें आ जाएगी सेल में। सर अगर 9 लिख दें ब्रैकेट में cos प्लस 1 की जगह, 9 नहीं लिख सकते यार, वो निकालना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट चेंज हो सकता है ना। अच्छा सर, वो तरीका पूछ रहे हैं। अब वहां पे एम्प्लॉई है तो दूसरा एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, उसकी सैलरी तो बदल जाएगी ना, इसलिए 9 नहीं लिख सकते। तुम क्या कह रही थी? देखो एक चीज और समझ लो, कंफ्यूजन, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग को टाइप कास्टिंग नहीं कहते हैं। टाइप कास्टिंग सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपस में होती है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में नहीं होती, ध्यान देना। टाइप कास्टिंग जो वर्ड है वो सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप में इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट करके देख लो, यानी इंट को फुल फ्लोट बना दो, फ्लोट को कैर बना दो, इस तरीके से जो भी नाटक करना चाहो कर लो। लेकिन बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग अलग चीज है और टाइप कास्टिंग अलग चीज है। डेफिनेशन में दोनों एक जैसी लगेंगी कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कराना है, लेकिन डेफिनेशन सही क्या है? एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को किसी दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कराना आपका टाइप कास्टिंग कहलाता है, और एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप या वाइस वर्सा, वो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग हो गई। तो ठीक है, यहां पे हम फिलहाल स्ट्रिंग ही मान ले रहे हैं, लेकिन हमने बता दिया कि आप ये एम्प्लॉय वाला जो कोड सही किया गया है उसके अगर आप आगे इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ के गोल वाले ब्रैकेट में इसको लिख देते हो तो फिर आईएनटी भी नहीं हटाना पड़ेगा, आपका सही हो जाएगा। और लगा ही देना, क्या दिक्कत है। ये क्या है? ठीक है, नीचे देखो, पहले क्वेश्चन देख लो। हाउ मैनी कंस्ट्रक्टर आर डिफाइंड हेयर और व्हाट आर देयर डेटा टाइप्स और व्हाट आर देयर टाइप्स। सर इसमें डिफॉल्ट नहीं लिखना तो कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट भूल से भी नहीं लिख सकते हो। सर, आपने पिछली क्लास में बताया। तो यहां पर देखो, पहले कंस्ट्रक्टर पहले गिन के बता दो कितने हैं। तो एक कन्वर्ट से मैच हो रहा है, दूसरा मैच हो रहा है, तो दो कंस्ट्रक्टर हैं, दो कंस्ट्रक्टर हैं, और ये आपका नॉन पैरामीटराइज और ये आपका पैरामीटराइज। ये भैया साफ सुथरा लिख देना, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम तो उतारोगे नहीं, हमने यही सामने लिख दिया, लेकिन आपको नॉन पैरामीटराइज के आगे वो लिखना पड़ेगा और पैरामीटराइज डाल के ये लिखना, ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। ये पूरा नहीं लिखने की जरूरत है, सिर्फ ये लाइन। और ये क्योंकि दो क्वेश्चन एक साथ पूछे गए थे एंड करके, तो ये अलग बताना है और ये अलग बताना है। हाँ, जैसे एक क्लास में जितने चाहो उतने कंस्ट्रक्टर बना सको, पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होनी चाहिए बस। सर अगर कोई कंस्ट्रक्टर ना होता इसमें तो डिफॉल्ट, तब डिफॉल्ट होता। हाँ, जैसे यहां पे हम कह दें, ओए बच्चों देखो कंफ्यूज कर रहे हैं, यहां पर ये सारे कंस्ट्रक्टर हमने हटा दिए, ये वाला भी हटा दिया और ये वाला भी हटा दिया, और फिर यही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया कि कितने कंस्ट्रक्टर हैं, तो तुम कहोगे कि एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, क्योंकि दिखाई तो एक को नहीं पड़ रहे हैं। अलग से बता दोगे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है यहां पर। इसमें देखो क्या है, आउटपुट पूछा गया है। चलो ठीक है, आउटपुट निकालो। 0 1 2 3 4 5 आउटपुट निकालो बच्चों। ये फंक्शन बनाया गया, फंक्शन के अंदर कोई कोड, जैसे वॉइड कंप्यूट समझ लो, वॉइड कंप्यूट के अंदर समझ लो बना है, फंक्शन से कंफ्यूज ना होना
किसी के आगे गोल वाला ब्रैकेट है, एक्स का मतलब वो एक फंक्शन है, उसके अंदर कोड जो लिखा उसको एग्जीक्यूट करके बताओ रिजल्ट क्या रहेगा। पार्थ कुछ बोल नहीं रहे हो, लास्ट में आओगे, अभी कुछ पूछ लिया करो सबके सामने। अरे सॉरी आर्यन, ऑनलाइन वाले बच्चे फटाफट बताएं। सोनल, ये आ जा रही हो बार बार। अगम, हुआ कुछ? -10 -5 1 8 16 60। चलो एक बच्चे ने अपना बता दिया है, तुम लोग देखो। वैल्यू जिनमें प्रभाव पड़ रहा है वो भी बताओगे, और जिनमें नहीं प्रभाव पड़ रहा है वो भी, एरे की सारी वैल्यू बतानी पड़ेंगी, क्या रहेगी। ऑनलाइन में कोई बताएगा? अच्छा, यही आउटपुट आपका आगम आया, तो एक बार चेक करवा लिया जाए। देखो ए डॉट लेंथ तो 1 2 3 4 5 6 और 6 डिवाइडेड बाई 2 तो 3, आई की वैल्यू 3 हो गई। और अब यहां पे आए 3 इज लेस देन ए डॉट लेंथ, कितनी है 6, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो नीचे आ जाओ और यहां पर ये बॉक्सेस में वैल्यू लिखी, वो तो खैर ऊपर लिखी है तो छोड़ो, यहां पे नहीं बनाएंगे। अब देखो यहां पर आई क्या है 3 है, 3 पे क्या है 0 1 2 3 4 है, 4 इंटू 2 8, तो इसका मतलब ये 4 की जगह पर 8 आ गया। अच्छा गया कहां, 3 वाले इंडेक्स नंबर गया, ठीक है, 4 की जगह पर 8 आ गया। उसके बाद आई प्लस प्लस हो गया, आई प्लस प्लस हो गया, 3 से कितना हो गया 4 हो गया, और 4 पे क्या है 8, तो 8 इंटू 2 तो 16 आ जाएगा, तो यहां पर 16 आ गया और ये 8 हट जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस होके 5 हो गया, कंडीशन ट्रू, नीचे है 5 पे क्या है 30 इंटू 2 तो 60 आ जाएगा, 60, तो यहां पर 60 पहुंच गया। और उसके बाद आई प्लस प्लस होके 6 हो जाएगा, लूप से बाहर आ गए। अब हमारी -10 -5 1 8 16 60 बिल्कुल सही आ गई वैल्यू। नैतिक, डरने की जरूरत नहीं होती, खाली उस लाइन का मीनिंग निकालना है, यही बस इतना ही खेल है। अब ए डॉट लेंथ से लेंथ निकलती है हमें मालूम है, तो हमने गिन लिया लेंथ कितनी आई, फिर डिवाइडेड बाई 2 हो रहा था तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो 3 आ गया, तो आई वैल्यू 3 हो गई, 3 से लूप चालू कर दिया। तो स्टेटमेंट देख के डरने की कोशिश ना करना, उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करना। तो देखो ये आपका वहां पे पूरा हो गया है, और जल्दी से इसके एमसीक्यू इतनी देर में हो जाएंगे, इसके पूछ लेते हैं, ठीक है। अगला पेपर ये है, चलो इसको चेक करो, देखो ये तो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई रहा, नहीं ना समझो, ये तो हमने अपनी शीट में भी दिखाया ना, एक पर्सन एक से अधिक जगह पर अलग अलग रूप अदा कर रहा है, अलग अलग फॉर्म में है, तो यह क्या है पॉलीमॉर्फिज्म है। फटाफट बताओ, पॉलीमॉर्फिज्म है इसका। उसके बाद इधर आ जाओ, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ जावा फीचर्स। हाँ देखो इसके बारे में हल्का सा बता दे रहे हैं, पॉइंटर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तो फीचर है, और जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है भी, लेकिन जावा में पॉइंटर यूज नहीं होता है, बस इतना बात याद रखना है, लेकिन पॉइंटर होता है ऑप्स में। हाँ ठीक है, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट, हाँ तो क्या है इनम दिया है प्रिमिटिव, हाँ तो ए के साथ चले जाओ। अब इनम भी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सी प्लस प्लस में है इनम,
C++ में है पॉइंटर, जावा में नहीं। ये दोनों चीजें जावा में नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ में है। उस एक्सेस स्पेसिफायर दैट गिव्स लीस्ट एक्सेसिबिलिटी, तो प्राइवेट। उसके बाद नेम द टाइप ऑफ एरर। देखो जूम कर दें, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, बोल देना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो सिंटैक्स एरर है। कैसे सिंटैक्स एरर है? यहां पर एक ध्यान देना बच्चा, सिंटैक्स एरर क्यों है इसको ध्यान दो। यहां पर पहला सेमीकोलन मिलने के बाद आगे जो कुछ लिखा है उसके डेटा टाइप नहीं मिलेंगे उसको। जैसे कि x का तो डबल है मान लेगा कंप्यूटर, लेकिन सेमीकोलन लगने के बाद एंड ऑफ लाइन मान लिया जाता है, तो y और z का डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है, इस वजह से एरर है। अगर इसको करेक्ट करें तो क्या करें? कॉमा लगा दें। अरे वाह, नैतिक को भी मालूम है, बस यहाँ पे कॉमा लगा दें तो ये सही हो जाएगा। तो ये कौन सा सिंटैक्स हो गया ना। हाँ, अगर इसको और सही करना चाहें तो $x सेमीकोलन $y सेमीकोलन $z सेमीकोलन ऐसे लिखना पड़ेगा। आगे आओ, फाइनल वैल्यू सील की 47.0, ठीक है। सी और विच ऑफ रन टाइम एरर, जब प्रोग्राम रन हो रहा हो और प्रोग्राम ना चले, रुक गया वहीं पर, उसी को रन टाइम एरर हो रहा है। हाँ आगे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस। सी के साथ जाओ, ठीक है। हाँ पूछो। सर रन टाइम एरर को कंपाइल टाइम एरर भी कह सकते हैं। लपड़ मारेंगे। कंपाइल टाइम, रन टाइम और लॉजिकल 3 एरर होती हैं। कंपाइल टाइम जो होती है वही सिंटैक्स एरर कही जाती है, कंपाइल टाइम को ही सिंटैक्स एरर करते हैं। यानी कि कंपाइल करते समय अगर कोई एरर आई तो सिंटैक्स की वजह से आती है, इसलिए उसको सिंटैक्स एरर कहते हैं। और प्रोग्राम रन होते समय जो भी एरर आए, जैसे डिवाइडेड बाय 0, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये सब रन करते समय आता है। और या स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यू का निकाल रहे हो तो नॉट अ नंबर वाला। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वैल्यू फॉर x आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो यहां पर x में 15 है और y में 20, 15 छोटा है 20 से, कंडीशन ट्रू, तो कंडीशन ट्रू हो गई तो जोड़ दो इन दोनों को, तो 35 आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो कंसीडर, ये वैल्यू स्टोर है, आउटपुट पूछा 4 से 12 है, 11 तक तोड़ो, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 1 आ जाएगा ना इसमें। ये L जो लिखा है फेस्टिवल L आ जाएगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा। और उसके बाद 2 अपर केस भी लगा है, ठीक है ना। बहुत अच्छा, इधर आ जाओ। To execute the following code to print number from 1 to 10, following code is written but output is हाँ coming, तो correct the statement। हाँ, तो यहाँ पर बस लेस देन लगा दो, इक्वल टू 10, ऑप्शन बी सही है। गिव द फॉलोइंग एरे मेमोरी ऑक्युपाइड, तो मेमोरी इंटीजर है ना, तो मेमोरी 4 हो गई, और कितने हैं 1 2 3 4 5 20। देखो ए अगम, नैतिक अब पढ़ने लगा है तो थोड़ा होश में बोला करो। हाँ नहीं, सही बात, उसने कई जगह टोका और सही बोला, ये हमें सरप्राइज, हम खुद हैं, साल भर से तो हम इसी में मिन्नत कर रहे हैं भगवान से कि सही हो जाए। हाँ सही बताया। मेथड प्रोटोटाइप, बच्ची तुम्हारा क्वेश्चन आ गया है। अब देखो इसका नाम हमारा पड़ गया मन में, मेथड प्रोटोटाइप। बताओ जल्दी से, तुम्हारा क्वेश्चन है। ए है ना, कि रिटर्न कैसा कर रहा है, डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो डबल पहले हो गया, फंक्शन का नाम चेंज है,
और 2 स्ट्रिंग आर्गुमेंट है तो ए के साथ चले जाइए, ठीक है। सर ऑप्शन सी ना इस वाले में। उसके बाद आगे आगे पढ़ते रहो। द स्टेटमेंट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर। हाँ देखो ये तीनों लूप हैं, कंटिन्यू अलग है, ऑड वन है ना ये, ठीक है। तो ये सी हो गया। आगे वाला पढ़ो। डिफॉल्ट वैल्यू फ्लोट, सी सी नहीं लगा है क्या? उसके नीचे वाला आउटपुट यहां पे लिखा है इंडेक्स ऑफ टी, टी का इंडेक्स नंबर देखो 0 1 2 3 4 5 6 6 है, सी है, बहुत अच्छा। देखो स्कैनर क्लास फंक्शन कैन ओनली बी यूज्ड आफ्टर इंपोर्टिंग द स्कैनर क्लास, ठीक है, पहली बात सही हो गई। द स्कैनर क्लास इज नॉट इंपोर्टेड बाय डिफॉल्ट लाइक मैथ डॉट, मैथ और स्ट्रिंग दोनों बात सही है, तो स्कैनर ए के साथ ही चले जाओ, ठीक है। अरे स्कैनर की ही तो बात बताई उसने, तुम समझ लो एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या। तुम्हारा नाम क्या है? हम कंफ्यूज रहते हैं, बताओ। प्रखर। तो हम तुमसे कहें कि प्रखर सी ब्लॉक में रहता है, पहली लाइन एसर्शन, और दूसरी बात कहें प्रखर इस पीली टी शर्ट पहने हुए है, टी शर्ट या जो भी पहने हो, तो तुम्हारे एक्सप्लेनेशन है वो। हाँ, अ जावा डेवलपर वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर n इक्वल टू 6, ही हैज रिटन n इक्वल टू n स्टार स्टार 2, करेक्ट है। फिर से सी है, सी के पीछे पड़े हैं। अच्छा देखो ये वाली लाइन पाइथन में सही है, पाइथन लैंग्वेज में स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन पाइथन लैंग्वेज में सही है और यहाँ पर मैथ.पाव है उसके लिए। इसीलिए तुम लोगों को बताया ना कि कई बच्चे जैसे यहाँ पर 10th पास करने के बाद कई बच्चे स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, तो पाइथन यहाँ पे होती है, वो आराम से पढ़ते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। हाँ ठीक है। गिव अ स्ट्रिंग जो भी लिखा है एक्सप्रेस, इसमें क्या कहा गया था? द स्टेटमेंट यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्रॉम द स्ट्रिंग विल बी, करना क्या था इसमें? अच्छा इसके अंदर से एक्सप्रेस निकालना है, ठीक है, और अपर केस में निकालना है सी। सब बच्चे कर ले रहे हैं, देखो हमारे बच्चे सब होशियार हो गए मैम, फटाफट बता रहे हैं। एनुल अभी नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा बता दिया करो। ओके तुरंत आगे आओ, फिर से देखो इसमें चूज द करेक्ट ऑर्डर, ऑर्डर वाला कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, मान लीजिए रिवर्स नंबर का दे दिया, सम ऑफ डिजिट का दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं। करेक्ट ऑर्डर, तो सबसे पहले क्या हम लोग करते हैं? सबसे पहले हम लोग लूप चलाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन वाली लाइन तो नहीं है ना, वो तो ऊपर हो ही चुकी है, तो सबसे पहले लूप चलाते हैं और उसके बाद लूप चलाने के बाद डिजिट तोड़ते हैं और डिजिट तोड़ने के बाद रिवर्स करते हैं और रिवर्स करने के बाद नंबर को छोटा करते हैं। सर वो स्टेटमेंट 4 दिया। अच्छा ये नहीं देखना है, 4 कहाँ है? स्टेटमेंट 1 कहाँ लिखा? अच्छा ये है, ठीक 4 ये, हाँ ठीक ठीक ठीक। देखो सी के पीछे पड़ गया ये। अच्छा देखो एक चीज गौर कर रहे हो, स्टेटमेंट हम हो सकता है ना भी देख पा रहे हो, हम अपने आप को ढूंढ रहे हैं कि हमारे अंदर क्या है, तो रिवर्स का हमें मालूम है प्रोग्राम, उसके हिसाब से हम बोलते गए, उसमें देखते हैं कि वो स्टेटमेंट कहाँ, बस इतना हमने किया, हम सारे स्टेटमेंट देख ही नहीं रहे हैं, है ना। देखिए द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन कैन टेक ओनली वन, द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन कैन टेक ओनली वन वैल्यू, ठीक है, तो ये बात सही है, रिटर्न स्टेटमेंट एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, और अ फंक्शन इन जावा कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। यार क्या फिर नहीं देखो ये दो जो मैं बोल रहा हूं, देखो क्या वो चीज तो नहीं है, हम इंग्लिश में तुम जानते हो हाथ थोड़ा तंग है,
तो इसमें जो है जावा में एक टाइम पर एक ही वैल्यू रिटर्न हो सकती है, एक स्टेटमेंट ये हो गया, देखो ये किससे मैच कर रहा है। और दूसरी बात कि आपका जावा में रिटर्न स्टेटमेंट एक से अधिक हो सकते हैं। सर इसका क्या मतलब है, रिटर्न स्टेटमेंट एक सर वो क्या है हाँ, कि केवल रिटर्न स्टेटमेंट एक से अधिक हो सकते हैं, मतलब इफ एल्स इफ अगर तुमने कोड लिखा है तो हर इफ में रिटर्न लिख सकते हो, तो रिटर्न एक से अधिक हो गए, है ना। लेकिन चलेगा कोई एक ही, इसलिए वैल्यू एक ही रिटर्न हो सकती है। पहले वाले का मतलब है कि रिटर्न सिर्फ एक वैल्यू दे सकता है और दूसरे वाले का फंक्शन मतलब है कि फंक्शन सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है, फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है हाँ और रिटर्न स्टेटमेंट सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करता है। यार देखो, ये कंफ्यूज ना हो, आप बता रही हैं कि पहले का मतलब है कि फंक्शन रिटर्न फंक्शन सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है, और दूसरे का मतलब है कि फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो ये तो दोनों बातें सही हैं, क्या मतलब दोबारा तो लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बस इतना ही है। देखो, द रिटर्न स्टेटमेंट फॉर अ फंक्शन कैन टेक ओनली वन वैल्यू। एक रिटर्न स्टेटमेंट में फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू लिखी जा सकती है। ये बात सही है? सही है ये बात, ये सही बात है, हमें इससे मतलब नहीं, ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात कही गई, अ फंक्शन इन जावा कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। एक जावा फंक्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न हो सकती है, तो ये भी बात सही है, दोनों बातें सही हैं। अब ये हमें डिसाइड करना है कि ये ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है, तो कर भी सकता है, क्योंकि एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, और एक रिटर्न स्टेटमेंट में एक ही वैल्यू होती है, तो एक्सप्लेन तो कर ही रही है। एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, और एक रिटर्न स्टेटमेंट में एक ही वैल्यू हो सकती है, तो कर तो रहा एक्सप्लेन रिटर्न को। तो एक के साथ चले जाओ, कंफ्यूज ना हो, सही है। क्या हुआ बताओ, एक रिटर्न स्टेटमेंट में एक ही वैल्यू हो सकती है, और एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो घुमा फिरा के बी के साथ भी जा सकते हो। वैसे ये पूरा नहीं हुआ यार, हमें लग रहा है, हो गया नहीं हो गया? तो ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे मेहनत करते रहिए, और सबका 100 में 100 आएगा, सबका। 1 मिनट, मैं जरा वो रिकॉर्डिंग रोक दूं।